हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। डी ट्रिपल एस पे एग्ज़ाम के लिए एसएसटी के लिए हम फर्स्ट टॉपिक हिस्ट्री का औद्योगिक क्रांति से संबंधित कुछ टॉपिक औद्योगिक क्रांति का आधा चैप्टर हम पढ़ चुके थे। इसमें आगे हम और देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन से आविष्कार हुए। तो देखिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। देखते हैं आगे क्या हुआ था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि किस तरीके से औद्योगिक क्रांति क्या थी, क्यों हुई, ये सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण आविष्कार देखेंगे। जैसे कि हम औद्योगिक क्रांति देख रहे हैं, अब औद्योगिक क्रांति में कृषि क्रांति क्या थी, कि किस तरीके से कृषि में क्रांति आई थी। तो देखते हैं क्या हुआ था कि 18वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के एक बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर से गुजरा था, बिल्कुल गुजरा था 18वीं शताब्दी में, जिसके बाद में क्या हुआ, कृषि क्रांति कहा गया। अब कृषि क्रांति किसे कहा गया कि जो जमींदार लोग थे ना, उनके पास में बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और इन बड़ी बड़ी ज़मीनों के आसपास छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े थे और कुछ ज़मीनें सार्वजनिक थी जिस पर लोग यानी पशु चराते थे और यानी अपने पशुओं का उसी ज़मीन में जो घास उगता था वो उन्हें खिलाते थे। तो जमींदारों ने क्या किया कि वो जो ज़मीनें थी, जमींदारों ने आसपास की ज़मीनों को अपने खरीद लिया और जो छोटी छोटी ज़मीनों के टुकड़े थे उन सार्वजनिक ज़मीनों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। जो तो उनके पास में काफ़ी बड़ी ज़मीन हो गई थी और अब काफ़ी बड़ी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मतलब अब बड़ी ज़मीन होगी तो वो मशीनें लगाएंगे और वहाँ उत्पादन में वृद्धि होगी। इसी तरीके से कृषि में क्रांति हुई। तो इसमें हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में एक बड़े आर्थिक परिवर्तन से गुजरा, जिसे हम कृषि क्रांति कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे जो खेत थे यानी फार्म थे उनको खरीद लिया और गांव की जो सार्वजनिक जमीन थी उसको घेर लिया, उस पर अपना कब्जा कर लिया। इस प्रकार उन्होंने बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली जिसमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई कि बड़ी जमीन होगी तो वहाँ फैक्ट्री लगाई उन्होंने। तो इस क्रांति से प्रभाव क्या पड़ा है, इस क्रांति से ये प्रभाव पड़ा कि जो भूमिहीन मजदूर थे, भूमिहीन किसान थे, वो गांव की सार्वजनिक जो जमीन थी उस पर पशुचारण करते थे, चरवाहे थे वो। और चरवाहे पशुपालन करके अपनी काम मतलब अपनी रोजी रोटी कमाते थे, अपना पेट पालन करते थे। अब सार्वजनिक जमीन पर जमींदारों ने अपना कब्जा कर लिया था। तो जो छोटे किसान थे वो पशुपालन नहीं कर पाते थे और उनको पशुपालन के लिए ही वो गांव में रहते थे, तो वो काम धंधे की तलाश के लिए मजबूर होकर उन्हें शहरों की ओर जाना पड़ा। यही इस क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा, जो किसान थे उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि जमींदारों ने उनकी जो सार्वजनिक जमीन थी उस पर कब्जा कर लिया। अब वो पशुपालन नहीं कर पाते थे और काम धंधे की तलाश में शहरों की ओर चले गए। अब आगे हम देखते हैं कि जब किसानों जमींदारों ने देखे मशीन वो वहाँ फैक्ट्री खोलेगा, फैक्ट्री खोलने के लिए उनको पैसे चाहिए होंगे क्योंकि एक इंसान के पास इतने सारे पैसे तो हो नहीं सकते। तो इसके लिए इंग्लैंड में बैंकिंग विकास प्रणाली का गठन किया गया, बैंकिंग विकास प्रणाली स्थापित की गई। अब देखिए, बैंकिंग विकास प्रणाली में आपको 3 ये डेट याद रखनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आए भी हैं। मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। प्रीवियस ईयर केवीएस में भी आया, एनवीएस में भी आया और डी ट्रिपल एस में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो देखिए, 1694 ईस्वी में क्या हुआ था कि इंग्लैंड की वित्तीय प्रणाली का केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब की गई। तो 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई। अब आगे क्या होता है, 1694 में स्थापना हो जाती है और 1784 तक आते आते ये जो इंग्लैंड में बैंक थे इनकी संख्या 100 से अधिक हो जाती है। प्रांतीय बैंक और बाहर अकेले 10 वर्षों में इनकी संख्या बढ़कर 3 गुना हो जाती है। यानी 1784 तक ये 100 से अधिक हो जाते हैं और फिर अगले 10 वर्षों में इनकी संख्या 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर आगे क्या होता है कि 1820 के दशक तक प्रांतों में 600 से ज़्यादा अधिक बैंक थी। यानी पहले इनकी संख्या 100 हो गई, फिर 100 से 3 गुना हो गई और अब 1820 तक आते आते इनकी संख्या 600 से भी ज़्यादा हो गई। और अकेले लंदन में 100 बैंक से ज़्यादा बैंक थे।
तो इसमें क्या होता था कि बड़े बड़े जो औद्योगिक उद्यम स्थापित करने और चलाने के लिए जो वित्तीय साधन थे वो इन्हीं बैंकों के द्वारा उपलब्ध करवाए जाते थे। इसलिए इंग्लैंड में बैंकिंग विकास प्रणाली का गठन किया गया था। अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, धातु क्रम में क्रांति आती है कि धातु किस तरीके से बनेगी। देखिए कोयला, तो हम कोयला ज़मीन से निकलता है। अब कोयला निकाल लिया जाएगा, लेकिन मशीनें बनाने के लिए यानी कोयले का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सॉरी लोहे का इस्तेमाल किया जाएगा। कोयला, उसके लिए कोयले की जरूरत होगी। तो क्या हुआ था कि धातु क्रम में क्रांति किस तरीके से आती है। इसमें आप देखिए डर्बी परिवार को याद रखिएगा। इसमें अब्राहम डर्बी प्रथम, अब्राहम डर्बी सेकंड और अब्राहम डर्बी तृतीय, इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन्होंने धातु क्रम में किस तरीके से क्रांति लाई, किस तरीके से नए आविष्कार किए, तो ये देखते हैं हम। अब देखिए धातु क्रम में क्रांति होती है कि 1709 में अब्राहम डर्बी प्रथम ने क्या किया था कि आविष्कार किया। किस चीज़ का आविष्कार किया? डर्बी प्रथम ने धमन भट्टी का आविष्कार किया। ये याद रखिएगा, धमन भट्टी का आविष्कार किया डर्बी प्रथम के द्वारा। और इसके साथ में ही उन्होंने कोक का इस्तेमाल किया, यानी कोक का भी उन्होंने आविष्कार किया। अब कोक क्या? लकड़ी का बना हुआ कोयला। लकड़ी का बना हुआ कोयला क्या वहाँ नीचे उसमें धमन भट्टी में जाएगा तो वो पिघल जाएगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या, उच्च ताप पर जो कोयला हीट के लिए जो कोयला चाहिएगा वो उन्होंने पत्थर का कोयला बनाया। पत्थर के कोयले का उन्होंने वो किया। पत्थर का कोयला किस तरीके से, जो कोयला होता था उसमें गंधक और अपद्रव निकाल कर उसे तैयार किया जाता था। तो कोक के आविष्कार का फल ये हुआ कि जब भट्टियों को काठ के कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि काठ का कोयला जल्दी हीट दे देगा और वो जल्दी नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो धातु का कोयला है, पत्थर का कोयला है, वो काफ़ी देर तक हीट देगा। तो ये इन भट्टियों में जो पिघला हुआ लोहा निकलता था उससे पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। किससे? पत्थर के लोहे कोयले से। और धमन भट्टी का आविष्कार कर ही दिया था। इस प्रक्रिया से कुछ और आविष्कार आगे बढ़े और इनमें सुधार किए गए। तो देखते हैं इसमें। अब डर्बी प्रथम ने क्या कर दिया, धमन भट्टी का आविष्कार किया और कोक का आविष्कार किया। अब डर्बी द्वितीय क्या करते हैं? डर्बी द्वितीय ने 1711 से 68 में ढलवा लोहे का आविष्कार किया। देखिए ढलवा लोहा क्या होता है? ढलवा लोहा से उन्होंने ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का आविष्कार किया। किसने? डर्बी सेकंड ने। ढलवा लोहा निकल गया था, ढलवा लोहा यानी पिघला हुआ लोहा, जिसे चाहे हम जैसा भी रूप दे दें वो ढलवा लोहा होता था। लेकिन पिटवा लोहा ऐसा था जो लोहे का और भी शुद्ध रूप था, जिसको हम जैसा मतलब कम भंगुर सॉफ्ट होता है, इसको हम ये ढलवा लोहा जल्दी टूट जाता था, पर इसको आकार देने के बाद में ये कम टूटता था। तो ये इन्होंने डर्बी द्वितीय ने ढलवा लोहा से पिटवे लोहे का आविष्कार किया। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि धमन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, कोक का आविष्कार किसके द्वारा किया, तो डर्बी प्रथम द्वारा। डर्बी द्वितीय द्वारा ढलवा लोहा से पिटवा लोहे का आविष्कार किया गया। अब देखिए डर्बी प्रथम डर्बी द्वितीय के बाद में दो व्यक्ति और आते हैं, हेनरी कोट। एक व्यक्ति आते हैं हेनरी कोट। हेनरी कोट ने किसका आविष्कार किया है? अब हेनरी कोट ने 1740 से 1823 में आलोडन भट्टी का आविष्कार किया। देखिए धमन भट्टी का आविष्कार डर्बी प्रथम के द्वारा किया गया, आलोडन भट्टी का आविष्कार हेनरी कोट के द्वारा किया गया। इन्होंने क्या किया था कि पिघले लोहे में जो अशुद्धि थी, जैसे कि धमन भट्टी में वो उन्होंने कोक का इस्तेमाल किया तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती थी, वो सॉफ्ट होता था, कम मतलब टूट जाता था, पिघल जाता था लोहा, पर इतना अच्छा सॉलिड नहीं होता था। तो हेनरी कोट ने आलोडन भट्टी का आविष्कार किया और इसमें जितने भी लोहे में अशुद्धियाँ थी उनको दूर किया और एक बेलन मील यानी रोलिंग मील का उन्होंने आविष्कार किया। इसमें क्या होता था कि परिशोधित लोहे में से छड़ें तैयार की जाने लगी, यानी कि भाप की शक्ति का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब भाप से लोहे की छड़ें बनने लग गई थी, यानी लोहे की छड़ें अब किसके द्वारा बनाई गई? हेनरी कोट के द्वारा। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आता है कि आलोडन भट्टी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो हेनरी कोट द्वारा। आगे देखते हैं हम डर्बी तृतीय ने क्या किया था। तो डर्बी तृतीय के द्वारा किया गया था, इन्होंने विश्व में पहला लोहे का पुल, अब पहला लोहे का पुल कौन सा है? कोलब्रुकडेल में है, सर्वनदा नदी के ऊपर में। ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये अब्राहम डर्बी तृतीय के द्वारा ये पुल का निर्माण करवाया गया था।
विल्किंसन ने पानी की पाइपें पेरिस को पानी की आपूर्ति के लिए 40 मील लंबी पहली बार ढलवा लोहे से बनाई थी। किसने? विल्किंसन ने, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में लौह उद्योग कुछ खास क्षेत्रों में कोयला खनन और लोहा प्रगलन की मिली जुली इकाइयों के रूप में केंद्रित हो गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि विल्किंसन के द्वारा पाइपलाइनों, यानी जो पेरिस में पाइपलाइनें सबसे पहले ढलवा लोहे से बनाई गई, वो किसके द्वारा बनाई गई थी? विल्किंसन द्वारा। और डर्बी तिर्ते के द्वारा क्या किया गया था? लोहे का पहला पुल जो कि कोलब्रुकडेल में है, कौन सी नदी पर? सेवरनदा नदी के ऊपर में बनाया गया है। आगे देखते हैं अब क्या क्या इसमें परिवर्तन आते हैं। अब देखिए, लोहे में अनेकानेक उत्पादन बनाना संभव हो गया था। लोहे का टिकाऊपन भी अधिक था, क्योंकि अभी नए नए आविष्कार होके किसी ने धमन भट्टी बनाई, फिर आलोडन भट्टी बनाई, तो इस तरीके से लोहे का टिकाऊपन भी अधिक हो गया था। इसलिए मशीनों और रोजमर्रा की चीजें बनाने के लिए लकड़ी से बेहतर सामग्री बनाया माना जाने लगा। लकड़ी को जल कर कट फट सकती थी, लेकिन लोहे की जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म थे वो नियंत्रित किया जा सकता था। तो ये लोहे में धातु क्रम में क्रांति आती है। अब क्या होता है, 1770 के दशक में जॉन विल्किंसन के द्वारा सर्वप्रथम क्या होता है कि लोहे की कुर्सियां बनाई गई, आसव बनाए गए, शराब की भट्टियों के लिए टंकियों और लोहे की सभी आकार की नालियां और पाइपें बनाई गई। किसके द्वारा? विल्किंसन द्वारा। ये पीछे भी हम देख चुके हैं कि लोहे की पाइप नालियां किसके द्वारा बनाई गई? तो विल्किंसन के द्वारा। लोहे की कुर्सियों का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? विल्किंसन द्वारा। तो ये धातु क्रम में क्रांति हुई। अब देखते हैं कपड़ा उद्योग में किस तरीके से क्रांति होती है। तो ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने का आविष्कार निम्नलिखित है। कपड़ा उद्योग से संबंधित आविष्कार क्या क्या हुए थे? तो इसमें उड़नतुरी करघे का आविष्कार हुआ था। अब उड़नतुरी करघे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जॉन के द्वारा किया गया उड़नतुरी करघे का आविष्कार। 1733 ईस्वी में उड़नतुरी करघे का आविष्कार किया गया, जिसे फ्लाइंग शटल लूम यानी उड़नतुरी करघे की सहायता से कम समय में अधिक चौड़ा कपड़ा बनाना संभव हो गया था। यानी कपड़े में क्रांति तब लाई गई जब फ्लाइंग शटल का निर्माण किया गया। फ्लाइंग शटल से क्या होता था कि अधिक चौड़ा कपड़ा बनाया जाने लग गया था। इसके क्या हुआ था कि कताई की तत्कालीन रफ्तार में जितना धागा बनता था उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में धागों की जरूरत होने लगी थी। यानी धागा क्या हाथ से काता, पहले कॉटन लाते थे, फिर उसको काटते थे, फिर धागा बनाते थे, धागे से कपड़ा बनाते थे। तो अब फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये फ्लाइंग शटल का द्वारा किया गया था जॉन के द्वारा। तो आगे देखते हैं। अब कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन आए हैं। तो उड़नतुरी का आविष्कार किसके द्वारा? जॉन के द्वारा। और ये कताई मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जेम्स ग्रीव्स के द्वारा। 1765 में कताई मशीन का निर्माण किया गया था। ये एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक अकेला व्यक्ति एक साथ कई धागे काट सकता था। उसमें क्या होता था, फ्लाइंग शटल में या उड़नतुरी जो मशीन थी उसमें क्या होता था कि कपड़ा चौड़ा बनता था, और इसमें क्या होता था कि धागा एक आदमी कई धागे काट सकता था। ये ऐसी मशीन थी। इसमें कताई मशीन के प्रयोग में बुनकरों को उनकी आवश्यकता से अधिक तेजी से धागा मिलने लगा था। अब कपड़ा बनेगा तो उनको धागा तो चाहिएगा, तो अब इसमें और अधिक मतलब धागा मिलने लग गया था। तो काफ़ी अच्छी इसमें अच्छा आविष्कार हुआ। नेक्स्ट क्या आविष्कार होता है? वाटर फ्रेम का आविष्कार होता है। इसमें ये किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट ने इसका आविष्कार किया था। कब? 1769 में। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था। ये एक ऐसी मशीन थी जिसमें कि धागा होता था वो बहुत मजबूत बनाया जाने लगा था। इसमें लिनन और सूती धागा दोनों को मिलाकर कपड़ा बनता था, तो ये बहुत मजबूत होता था। सूती धागे से विशुद्ध सूती कपड़ा बनाए जाने लगा, क्योंकि लिनन और सूती धागा दोनों मिलाकर इसका निर्माण किया जाता था, तो वो कपड़ा बहुत मजबूत होता था। तो वाटर का आविष्कार किसके द्वारा? वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन सारे जो ये आविष्कार कौन सा किसके द्वारा, ये क्वेश्चन आते हैं और आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। आगे म्यूल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो म्यूल का आविष्कार 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। म्यूल नामक उप मशीन का निर्माण किया गया। इससे कता हुआ जो धागा था वो बहुत मजबूत और बढ़िया होता था। किससे? म्यूल से।
तो ये इसका आविष्कार किसके द्वारा? सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं पावर लूम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो कपड़ा उद्योग में उन मशीनों के आविष्कारों का दौर जो कि कताई और बुनाई कार्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाई जा रही थी। तो इसका आविष्कार पावर लूम का आविष्कार किसके गया? एडमंड कार्टराइट के द्वारा किया गया था 1787 में पावर लूम का। यानी कि शक्ति चालित जो करघा था उसका आविष्कार समाप्त हो गया था। अब पावर लूम का चलना बहुत आसान था। जब भी धागा टूटता तो वह अपने आप काम करना बंद कर देता और इससे किसी भी तरह के धागे से बुनाई की जा सकती थी। पहले तो क्या, धागा टूटता तो फिर वापस उसको चढ़ाते तो वापस बनाते, लेकिन पावर लूम में क्या होता था, धागा टूट जाता था तो मशीन रुक जाती थी, जिससे पता चल जाता था कि धागा टूट चुका है, तो वो दोबारा से उसको चलाते थे। तो पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एडमंड कार्टराइट द्वारा पावर लूम का आविष्कार। नेक्स्ट है थॉमस सेवरी के द्वारा क्या किया गया था? तो भाप की शक्तियों का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किसके द्वारा किया गया? थॉमस सेवरी के द्वारा किया गया था। जब कोयले और धातुओं की मांग बढ़ी और उन्हें और भी अधिक गहरी खानों में निकालने के लिए प्रयास में तेजी आई, तो खानों में अचानक क्या हुआ था, पानी भर जाता था और पानी भर जाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। इससे निपटाने की इसका सॉल्यूशन करने के लिए थॉमस सेवरी ने क्या किया कि खानों में से पानी बाहर निकालने के लिए उन्होंने 1698 में माइनर्स फ्रेंड यानी खनन मित्र नामक एक भाप इंजन मॉडल बनाया था। माइनर्स फ्रेंड नामक भाप इंजन किसके द्वारा बनाया गया? थॉमस सेवरी के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1698 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं थॉमस न्यूकमैन ने क्या किया था? तो थॉमस न्यूकोमैन ने क्या किया था? भाप का एक और इंजन 1712 में थॉमस के द्वारा थॉमस न्यूकमैन के द्वारा क्या किया था? देखिए ये पिछले का आ गया। न्यूकमैन ने 63 से 1729 के द्वारा बनाया गया था। न्यूकमैन ने सबसे बड़ी जो कमी ये थी कि संघनन बेलन जो कंडेंसेसिंग सिलेंडर था उसमें लगातार ठंडा होते रहने से उसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी, तो उसका आविष्कार थॉमस न्यूकमैन के द्वारा किया गया था। तो जेम्स वॉट ने क्या किया था? जैसे जेम्स वॉट का क्वेश्चन तो आपको भी पता है, आता ही है एग्जाम में। तो भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जेम्स वॉट के द्वारा 1769 में। तक केवल कोयले की खानों में ही होता था भाप का इस्तेमाल, लेकिन जेम्स वॉट ने क्या किया कि 1736 से 1819 तक इसका एक और प्रयोग खोज निकाला था जेम्स वॉट ने क्या किया कि ऐसी मशीन विकसित की जिसे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप की बजाय प्राइम मूवर यानी कि मुख्य चालक जो मूवर होता है उसमें काम देने लगा, जिससे कारखानों में जो शक्ति चालित मशीनें होती थी उसे ऊर्जा मिलती थी। ये एक धनी निर्माता मैथ्यू वोल्टन की सहायता से, किसने? जेम्स वॉट ने किसकी सहायता से? मैथ्यू वोल्टन की सहायता से 1775 में बकिंघम में सोहो फाउंड्री, कौन सी फाउंड्री? सोहो फाउंड्री का निर्माण किया। किसने? जेम्स वॉट ने। किसकी सहायता से? मैथ्यू वोल्टन की सहायता से। कौन सी फाउंड्री का निर्माण किया? सोहो फाउंड्री का निर्माण किया, जिससे क्या होता था कि स्टीम इंजन बराबर बढ़ती हुई संख्या में बनकर निकलने लगे, यानी कि अब काफ़ी सारे स्टीम इंजन बनने लगे, सिर्फ एक नहीं होता था, इनकी संख्या और भी बनने लगी। ये किसके द्वारा किया गया? जेम्स वॉट के द्वारा। किसकी सहायता से? मैथ्यू वोल्टन की सहायता से। और कौन सी फाउंड्री का निर्माण किया? सोहो फाउंड्री का। आगे देखते हैं जेम्स वॉट के अन्य योगदान क्या क्या थे। जेम्स वॉट ने सिर्फ भाप इंजन का ही आविष्कार नहीं किया, जेम्स वॉट ने और क्या किया? जेम्स वॉट के आविष्कार भाप के इंजन तक ही सीमित नहीं है, उनके दस्तावेजों की नकल तैयार करने के लिए एक रासायनिक प्रक्रिया का भी उन्होंने आविष्कार किया था। और क्या किया? जेम्स वॉट ने नापने की इकाई बनाई थी, जो पुराने सर्वत्र शक्ति जैसी घोड़े की शक्ति यानी हॉर्स पावर होती थी उसको यांत्रिक शक्ति की तुलना पर आधारित किया। किसने? जेम्स वॉट ने। जेम्स वॉट ने माप इकाई यानी कि अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, एक घोड़े की 1 मिनट में 1 फुट तक उसकी पावर होती है 0.3 मीटर, वही 33,000 पौंड यानी 1969 किलोग्राम वजन बढ़ाने की क्षमता के समकक्ष थी। अश्व शक्ति को विश्व में सर्वत्र यांत्रिक ऊर्जा के सूचक के रूप में काम में लिया। किसके द्वारा? जेम्स वॉट के द्वारा।
तो देखिए ये थे इम्पोर्टेंट आविष्कार। आगे आने वीडियो देखिए औद्योगिक क्रांति अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और बची हुई हैं। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। आपको ये चीज़ें एक बार में थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन आप उसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये चीज़ें समझ में आएंगी कि किसके द्वारा कौन से आविष्कार किए गए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और देखिए जब आपके सिलेबस में टॉपिक डाल ही दिया है तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन 100% आएगा। और पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करवाए जाएंगे, उनमें भी आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।